ला 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 ला। सुमन शीशे के सामने खड़ी होकर गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। नई साड़ी और उस पर चांद सा मेकअप चार चांदी लगा देता है। अब लग रही हूं ना मैं लाजवाब। चलो चलते हैं सुमन जी। सुमन ने बहुत सुंदर गाउन पहना था और पूरे मन से रेडी होकर नीचे हॉल में आती है, जिसे देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। सबने उसे ऐसे देखकर मुंह बना लिया। तुमने फिर से इतना मेकअप थोप लिया। क्या तुम कभी नॉर्मल तरीके से तैयार नहीं हो सकती? मुझे तुम्हें हर बात क्यों समझानी पड़ती है? अरे हम पार्टी में जा रहे हैं तो वहां तो सब मेकअप करके ही आएंगे ना। अब मैं इसमें भी क्या नॉर्मल तैयार हूँ? मैं कहीं पार्लर में तो रेडी होकर नहीं आई, घर पर खुद ही सब कुछ किया है। माना मम्मी, आप पार्लर में जाकर रेडी नहीं हुए, लेकिन आप कुछ कम नहीं लग रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर लिया है। इतने कम मेकअप को तुम ओवर मेकअप कैसे कह सकते हो बेटा? मैंने तो बस जरा सा ही मेकअप किया है, और मेकअप करने में बुराई क्या है? मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये ओवर मेकअप है। ऐसा मेकअप ना नई बहुएं करती है। कोई कह सकता है कि तुम इतनी बड़ी हो। कितना ज्यादा सजा संवार लिया है खुद को। लेकिन अच्छे से सजने संवरने में परेशानी क्या है भला? औरत का फर्ज होता है श्रृंगार करना। सब बात कर रहे थे तभी वहां पायल भी आ जाती है। चलिए मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये तो नई जवान बहू है, लेकिन फिर भी कितना कम मेकअप किया है और सिंपल तरीके से तैयार हुई है। और तुम्हें देखो, इस उम्र में भी कितना सजने संवरने का शौक है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं। चलिए पापा चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। सुमन को खूब खरी खोटी सुनाने के बाद सभी गाड़ी में बैठकर एक पार्टी में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें उनकी बुआ जी मिलती है। क्या बात है, आने में इतनी देर कैसे लगा दी? पता भी है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो बस थोड़ा काम था ना, इसलिए लेट हो गया। तभी विमला की नजर सुमन पर जाती है। उसे अच्छे से पूरी तरह देखने के बाद समझ सकती हूँ क्यों देर हुई होगी। जब कोई सजने संवरने में इतनी देर लगाएगा तो देर होना तो लाजमी है भाई। सच में सुमन, तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम सास बन गई हो। बल्कि तुम किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। जी यही तो बात है। पता नहीं क्यों लोगों को अपनी उम्र का ख्याल नहीं रहता। सास होने के बाद भी बहुओं से आगे निकलना है। रमेश, तुम्हें तो अपनी पत्नी को टोकना चाहिए था। क्या ये सब ऐसे शोभा देता है? देखो तो सब हमें ही घूर रहे हैं। हाँ दीदी, मैंने तो कहा था, लेकिन किसी को मेरी बात कहाँ माननी होती है। ये सब सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। हर कोई उसे टोक देता है और कोई कोई तो वहां उसका मजाक उड़ा रहा था। देखो तो कैसे बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। सुमन के शौक अब तक गए नहीं। हाँ बिल्कुल सच कहा तुमने। लगता है कुछ ज्यादा ही अपनी बहू की होड़ करने की आदत हो गई है सुमन को। इसलिए इतना सच संवर कर आई है। और उसके बहू को देखो, इतनी तैयार तो वो भी नहीं हुई। हाँ, वो तो कितनी सिंपल बनकर आई है। सुमन के ना बस अलग ही शौक है इस उम्र में। लगता है बुढ़ापे में इसका दिमाग सेटिया गया है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर वापस आते हैं, लेकिन इसी वजह से सबका मूड खराब हो गया था। देखा हमारी वहां कितनी बेइज्जती हुई है। जिसे देखो हमें ही घुर रहा था और हमें कितने ताने देकर हंस रहे थे। अब तो मिल गई होगी ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हा, सही बोला, तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो हमारी है भाई। लेकिन सजने संवरने में किसी को इतनी परेशानी क्यों होती है? सजना संवरना तो अच्छा होता है, एक महिला का गर्व होता है श्रृंगार। हाँ, बहुत अच्छे गर्व की बात की है मम्मी आपने, हमारी सबकी वहाँ बेइज्जती करवा कर। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। चलो अब सबका मूड खराब तो हो ही गया है। सब सुमन को खरी खोटी सुनाकर सो जाते हैं, जिसकी वजह से सुमन बहुत उदास हो जाती है। कुछ दिन बाद सुमन की बहू पायल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। और बता पायल, कहाँ बिजी रहती इतना? तू तो हमसे कभी मिलने आती नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही तुझसे मिलने चले। अरे बस यार, क्या करूं, फिलहाल ना मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, चिल कर यार। हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा मस्त नाश्ता बनाकर लाती हूँ। पायल उनके लिए खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने कमरे में। मेरे पास ये कितना सुंदर जींस टॉप है, आज इन्हें पहन लेती हूँ। इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं और मैं इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर रही। कितनी गलत बात है। चलो आज ट्राई करते हैं। सुमन तैयार होकर आती है और शीशे के सामने मेकअप करने लगती है। कितना सुंदर मेकअप किया है मैंने। औरत को हमेशा ऐसे ही सज संवर कर रहना चाहिए। और भला आखिर क्या ही शौक होते हैं हमारे।
सुमन को बस एक ही शौक था, सजने संवरने का, इसलिए वो हमेशा बहुत अच्छे से तैयार होती थी। वहीं हॉल में पायल अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हुए बातें कर रही थी। तभी वहां पायल की सास सुमन जींस और टॉप पहनकर आती है। बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लाने, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं लाना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सुमन वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद। यार ये कौन थी? मेरी सास। ये सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। माफ करना, लेकिन तेरी सास को तो बुढ़ापे में भी इतनी जवानी चाहिए। कैसे लड़कियों की तरह तैयार होकर गई है, ऊपर से भर भर कर मेकअप कर रखा था। हाँ यार सच में तेरी सास भी ना बिल्कुल अलग ही नमूना है। हमने पहले कभी ऐसे किसी को नहीं देखा। सच में तेरी सास बहुत अतरंगी है। बताओ इस उम्र में भला ऐसे कौन तैयार होता है? लगता है उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि वो अब उम्र में बड़ी हो गई है। हाँ, अपनी सास को जरा समझा। तुम ये सब छोड़ो और नाश्ता करो। रिया और निशा सुमन का इतना मजाक उड़ाते हैं कि पायल को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। उस शाम जब सुमन घर वापस लौटती है तब रास्ते में, अरे सुमन, तुमने तो आजकल की बहुओं को फेल ही कर रखा है। इतना फैशन तो वो नहीं करते जितना तुम करती हो। हाँ, जरा अपनी उम्र का ख्याल रखा करो। तुम तो बहुओं से भी 4 कदम आगे चलती हो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। खुद को अच्छे से तैयार करके रखने की कोई उम्र नहीं होती। क्यों नहीं होती? सब काम उम्र से ही तो अच्छा लगता है। अब 50 साल की उम्र में तुम नई बहू बनकर फिरोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, वैसे ये भी एक टैलेंट है। इस उम्र में जवान दिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ, सब मेकअप का कमाल है बस। मेरे मुंह पर फिर भी मेकअप तो काम कर गया, लेकिन तुम्हें तो प्लास्टिक सर्जरी भी शायद सुधार ना सके। सुमन जवाब देकर वहां से चली जाती है और उसके इस जवाब से पड़ोसन बहुत बुरी तरह जल जाती है। बड़ी आई थी मुझसे बहस करने। इस तरह सभी अक्सर सुमन का मजाक उड़ाते थे। घर आने के बाद सुमन देखती है कि सभी उसका हॉल में इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, आप सब यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे क्या हुआ भाई? देखो, या तो अपनी आदत सुधार लो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। अरे लेकिन अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मम्मी जी इतने शरीफ मत बनिए। मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज आपने मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। आपको ऐसा देखकर पता भी है उन्होंने आपका कितना मजाक उड़ाया है। बेटा मजाक उन्होंने उड़ाया है तो इसमें गलती भी उन्हीं की है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मम्मी जी इतना सब कुछ करके आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हैं कि आपने कुछ नहीं किया? हम तो आपको समझा समझा कर परेशान हो गए, लेकिन आपको हमारी बातें समझ में नहीं आती। हाँ मम्मी, एक सिंपल सी बात है कि आपको बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर रहना है अपनी उम्र के हिसाब से। तो फिर भी आप ऐसे अतरंगी बन के क्यों घूमती हो? अतरंगी? हाँ अतरंगी, हर कोई आपको इसी नाम से बुलाता है। आपने हर जगह हमारी बेइज्जती करवा रखी है। अब तो मेरे दोस्त भी हमेशा इसी बात का मजाक उड़ाते हैं। अब हम अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकते, इसलिए प्लीज मान जाइए। मुझे तो कई बार शर्म आती है आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हुए। मुझे भी तुम्हें कहीं बाहर ले जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, और अगर मैं ले भी जाऊं तो बस मेरा मजाक ही बनता है। शर्म आती है मुझे। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगर इन्हें मेरे सजने से इतनी परेशानी होती है तो आज के बाद मैं सजना ही बंद कर दूंगी। मेरा सजना सवरना इनको इतना चुभता है कि ये मुझे ना तो कहीं ले जाना चाहते हैं और ना ही किसी से मिलवाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि इन्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी हो। मैं अपना शौक ही छोड़ दूंगी। सुमन का दिल इतनी बुरी तरह दुखा था कि उस दिन के बाद से सुमन बिल्कुल सिंपल सी साड़ी में रहने लगी। अब ना तो वो कोई मेकअप करती, ना ही कोई फैशनेबल टॉप पहनती। अब लग रही हो ना अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो, अब बाहर जाने में भी मजा आएगा। जी चलिए। सुमन और रमेश दोनों एक मीटिंग में जाते हैं जहां पर उनके सभी रिश्तेदार थे। अरे क्या बात है, आज सूरज किस दिशा से निकला था? सुमन भला ऐसी सादगी में कब से रहने लगी? हाँ विमला, सच कहा तूने। लगता है सुमन को एहसास हो गया कि उसकी भी जवानी हमारी तरह ढल रही है। चलो अच्छा है, कम से कम पता तो चला। वहां पर सभी सुमन के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसे सुनकर रमेश चिढ़ जाता है। घर आने के बाद देखा, अब चाहे तुम कितने ही सिंपल बनकर क्यों ना रह लो, लेकिन अभी भी लोग ताने मारना नहीं छोड़ रहे। ऐसी छाप छोड़ रखी है तुमने सबके दिमाग पर। लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है?
आज तो मैं आपके हिसाब से ही तैयार होकर गई थी ना। दुनिया वालों का क्या है, वो तो हर किसी बात पर बातें बनाते हैं। हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी ही। कोई भी सुमन को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सब उसे भला बुरा कहते थे और अपना फैसला उस पर थोपते थे, जिसकी वजह से सुमन ज्यादा उदास रहने लगी। मम्मी आप तैयार हो जाओ, आज हमें पार्टी में चलना है। मेरा मन नहीं है, तुम सब जाओ, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती फिर से कोई कुछ बोले और तुम सबका दिमाग खराब हो। सुमन उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम ही चलते हैं, चलो। ठीक है, चलिए। रमेश और रोहन एक फंक्शन में जाते हैं। वहां जाने के बाद रोहन के पास किसी का कॉल आता है। हेलो हेलो। अरे यार, आवाज ही नहीं आ रही। पार्टी में शोर की वजह से रोहन को आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक शांत जगह ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है और गलती से एक रूम में चला जाता है, जहां का नजारा देखकर रोहन के होश उड़ गए। अरे मम्मी जी, आप? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी पीनी है? आओ मेरे साथ बैठो। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पीना, मैं गलती से यहाँ गया, चलता हूँ मैं। ये देखकर रोहन काफी हैरान था। जाते हुए वो एक सवाल पूछता है। लेकिन मम्मी जी, आप ऐसे क्यों पी रही हैं? अरे बेटा, क्यों पीते हैं? शौक पूरे करने के लिए। मेरा शुरू से शौक है, सबके सामने नहीं पी सकती तो क्या हुआ, अकेले में ही शौक पूरा कर लेती हूँ। आज खुशी की बात है तो सोचा शौक बना लिया जाए। ये सुनकर रोहन काफी हैरान था। बोलने के लिए उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और बाहर जाने के बाद जब रमेश उसे मिलता है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रखा है? वो रोहन रमेश को सारी बात बताता है। मुझे कभी नहीं पता था कि मम्मी जी के ऐसे शौक हो सकते हैं और वो उनको छुपकर पूरा करती हैं। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बताओ, लोगों को कैसे कैसे शौक होते हैं और उन शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं। वही तो पापा। देर रात को दोनों घर वापस चले जाते हैं। जब रमेश अपने कमरे में जाता है तो देखता है सुमन अपने सारे पसंदीदा कपड़ों को एक बैग में बंद कर रही थी। तो क्या कर रही हो तुम? इन सबको पैक करके रख रही हूँ। क्यों? जब ऐसे कपड़े पहने ही नहीं है तो इनका बाहर क्या काम। ठीक है, सही सोचा तुमने। कुछ दिन बाद उनके घर पर विमला आती है। हाँ, अब मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। हाँ हाँ, जितने दिन तुम्हें यहाँ रुकना है तुम रुक सकती हो। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, बहुत दिन हो गए, मुझे ना तलब हो रही है। एक काम करती हूँ, छत पर चली जाती हूँ, वहाँ कोई नहीं होगा। विमला सबसे छुपकर छत पर जाती है। हाँ ठीक है। वहां पर विमला पान मसाला खाती है। तब उसे पायल और रोहन देख लेते हैं। बुआ जी, ये अब क्या कर रही हैं? ये सब हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब वो बेटा, हमें नहीं पता था बुआ जी, आप भी ऐसा कुछ करती होंगी। विमला बहुत डर जाती है और मजबूरन उसे सच बताना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन तुम ना ये किसी को बताना मत, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरा बस यही एक शौक है। ठीक है बुआ, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद सभी वहां से चले जाते। रात को कमरे में, वैसे सभी के कुछ अलग अलग शौक है, लेकिन सभी उनको छुपकर पूरा करते हैं। उस दिन मम्मी जी को मैंने पीते हुए देखा और आज बुआ जी भी रंगे हाथों पकड़ी गई। हाँ, सभी के अलग अलग शौक है। आपको पता है कमला मौसी जी का क्या शौक है? क्या? उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक है। वो कई बार अपने घर वालों से छुपकर सिनेमा जाती है, क्योंकि हर कोई उन्हें कहता है इस उम्र में फिल्में देखना शोभा देता है क्या। सभी के अलग अलग शौक है। शौक तो सबके होते हैं, लेकिन कहता कोई कुछ नहीं। कोई कोई तो उन्हें छुपकर पूरा भी करता है। ये बात रोहन के दिमाग में घूमने लगती है। अगले दिन सुबह रोहन देखता है कि सुमन पुरानी सी साड़ी पहनकर उदास बैठी थी। मम्मी, आजकल आप उदास क्यों रहती हो? नहीं तो बेटा, उदास नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो। सुमन ज्यादा जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। रात को, मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मम्मी का सिर्फ एक ही शौक है और हमने अपनी खुशी के लिए उनसे वही छीन लिया, सिर्फ इस डर से कि समाज वाले क्या कहते हैं। मैंने ये आजमाया है कि लोग दूसरों को तो बहुत कुछ कहते हैं और खुद अपने शौक छुपकर पूरे करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम भी अपने शौक पूरे न कर पाए तो हमें भी तो बुरा लगेगा। हाँ, कल ही मम्मी के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े लेकर आएंगे।
हाँ, और इस बार मम्मी जी को मैं खुद तैयार करूंगी। अगले दिन पायल और रोहन सुमन के लिए बहुत सारे महंगे और अलग अलग ट्रेंड के कपड़े लेकर आते हैं। मम्मी, आपके लिए एक सरप्राइज है। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज। मम्मी जी, आप हमारे रूम में चलिए तो सही, आपको हमारा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। रोहन और पायल सुमन को अपने कमरे में ले जाते हैं। इतने सारे कपड़े और मेकअप देखकर सुमन हैरान हो जाती है। ये सब क्या है? मम्मी, सब आपके लिए है। क्या, मेरे लिए? हाँ, हमें एहसास हुआ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी हम बिना वजह आपको दोष दे रहे थे, हमें माफ कर दीजिए। क्या? हाँ मम्मी जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब से हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सभी ड्रेस आपके लिए हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बल्कि आज मैं खुद आपको तैयार करूंगी। लेकिन अचानक से इतना बदलाव कहाँ से आया? मैंने देखा कि सबके कितने अजीब अजीब शौक है और सब उन्हें छुप कर पूरा करते हैं। आपका शौक तो फिर भी बाकी सबसे अच्छा है। रोहन और पायल के मनाने के बाद आज काफी दिनों बाद सुमन तैयार हुई थी। देखो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो मम्मी। आज के बाद आपको कोई कुछ भी बोले तो उस बात को बस एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। ठीक है बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का तो काम ही होता है बोलना। आज क्या बनाऊं नाश्ते में? मटर की कचौड़ियां बना देती हूँ, सबको अच्छी लगेगी। साथ में बच्चों के लिए थोड़ी चीज सैंडविच भी बना देती हूँ। वाह स्नेहा, क्या दिमाग लगाया, आज तो सब नाश्ते की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे क्या बात है स्नेहा, अपने आप में बड़बड़ाए जा रही है? सुबह के 8 बज रहे हैं, ऐसे ही खड़ी खड़ी सोचती रहेगी कि नाश्ता भी बनाएगी। अभी थोड़ी देर में सब नाश्ते के लिए आ जाएंगे। जी मम्मी जी, बस नाश्ता बनाने की सोच रही थी, आप फिक्र मत करिए, 1 घंटे में नाश्ता बना लूंगी। अच्छा वो तो ठीक है, पर 1 कप चाय तो पिला दे पहले, बाद में नाश्ता बनाती रहना। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अब स्नेहा ने चाय बनाई और सबसे पहले चाय ले जाकर करुणा को दी, फिर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर बाद वहां पूजा आई। भाभी जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे कॉलेज निकलना है, लेट हो रही हूँ। बस दीदी बन गया, अब भी लगाती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता। तभी प्रिया भी रसोई में पहुंची और उसने कहा, स्नेहा तुम टेंशन मत लो, मैं सबको नाश्ता पकड़ा देती हूँ। क्या बना रही हो? अरे वाह, मटर की कचौड़ियाँ। चलो तुम गर्मा गर्म बनाओ, मैं बाहर सबको गर्मा गर्म खिला देती हूँ। जी भाभी, और ये सैंडविच भी बनाया मैंने भाभी, चिंटू और विक्की के लिए। अरे उन्हें भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और तुम एक काम करो, दूध गर्म कर दो, वो स्कूल तो दूध पीकर ही चले जाएंगे, टिफिन में सैंडविच डाल देती हूँ मैं। ठीक है भाभी। प्रिया ने अब पूजा को नाश्ता सर्व किया। ये लीजिए दीदी, ये आपका नाश्ता, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। अरे प्रिया भाभी, और कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, बस फटाफट 2 निवाले खाकर भागना है। श्वेता स्कूटी लेकर आ रही है ना, उसकी स्कूटी में ही कॉलेज चली जाऊंगी, आप प्लीज मेरा टिफिन दे दीजिए। हाँ दीदी, मैंने आपके टिफिन में भी कचौड़ियाँ डाल दी है, खा लीजिएगा याद से। चिंटू विक्की जल्दी जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी अपना दूध फिनिश करो। सुबह सुबह सब घोड़े पर सवार रहते हैं, जिसे देखो हड़बड़ी में जी रहा है। अरे इतनी हड़बड़ी होती है तो सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, लेकिन नहीं उठेंगे सब अपने टाइम पर, फिर भाग दौड़ ऐसे मचाएंगे जाने क्या आफत आ गई हो। हाँ, मम्मी जी ये इन लोगों का रोज का है, अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है। स्नेहा, बच्चों का दूध गर्म हो गया हो तो दे दो ना। चाची चॉकलेट वाला दूध देना, मुझे तो मैंगो शेक पीना है। भाभी मैंने दूध गर्म कर दिया है, चॉकलेट वाला दूध बनाया है, गर्म दूध में मैंगो शेक तो नहीं बनेगा। 5 मिनट रुक जाइए, मैं दूध ठंडा करके बना देती हूँ। अरे रहने दो स्नेहा, इनके नखरे खत्म नहीं होने वाले, जो लाई हो ना वही दे दो। चिंटू विक्की, बिना नखरे किए चुपचाप दूध फिनिश करो और स्कूल जाओ। बाय स्नेहा भाभी, बाय प्रिया भाभी, शाम को मिलती हूँ। पूजा ने फटाफट नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। चिंटू विक्की ने भी अपना दूध खत्म किया और बैग लेकर स्कूल चले गए। तभी मयंक ने आवाज दी, स्नेहा मेरा भी नाश्ता जल्दी से लगा दो, और हाँ टिफिन मत देना, वैसे भी टिफिन में ऐसा खाना देती हो बिल्कुल खा ही नहीं पाता, मैं बाजार से ही कुछ खा लूंगा। भाभी देखो, मैं रोज इतने प्यार से नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए, पर इन लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता। ये लीजिए मयंक की प्लेट, आप ही नाश्ता दे दीजिए अपने देवर को। अरे नाराज क्यों होती हो स्नेहा, रोज कोशिश करती रहो, कभी ना कभी तुम्हारे हाथों का अच्छा लगेगा खाना उसे। एक काम करो, मम्मी जी की प्लेट भी लगा दो, उनके भी नाश्ते का टाइम हो गया है ना, फिर उन्हें सत्संग में जाना है। अब स्नेहा ने करुणा का नाश्ता भी लगा दिया, प्रिया ने मयंक और करुणा को नाश्ता दिया। बस भाभी मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे बस इतना सा नाश्ता, एक कचौरी तो और ले लीजिए। नहीं भाभी मेरा हो गया, पता नहीं क्यों सुबह के नाश्ते में मजा ही नहीं आता। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय स्नेहा।
मांग बेटा, मेरा भी नाश्ता हो गया है, तो ऑफिस जाते वक्त रास्ते में मुझे आश्रम छोड़ देना, आज वहां सत्संग है। मम्मी, आपके बिना रोज के प्रोग्राम रहते हैं सुबह सुबह। अच्छा ही है, इसी बहाने आपका भी मन लगा रहता है। चलिए, छोड़ दूंगा आपको। इसी तरह मयंक और करुणा भी चले गए। तभी अशोक भी नाश्ता करने आ गया। प्रिया अशोक के लिए नाश्ता लगाती है। ये लीजिए आपकी फेवरेट मटर की कचौड़ियां। आज सुबह सुबह स्नेहा ने बड़ी मेहनत की है मटर की कचौड़ियां बनाने में। अशोक प्रिया की बातों का कोई आंसर नहीं देता। वो अपने फोन में बात करता हुआ नाश्ता कर लेता है। अरे हाँ संदीप भाई, वो माल की डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। हाँ जी, मेरा काम अटक गया है भाई, थोड़ा जल्दी कराइए। अब बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आप आइए ना। कैसी बनी है कचौड़ियां अशोक, अच्छी है ना? हाँ, आज पेमेंट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अशोक ने बात करते हुए नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया उसे देखती रह गई। तब स्नेहा ने कहा, क्या हुआ भाभी, अशोक भैया को कचौड़ियां कैसी लगी, कुछ कहा उन्होंने? अरे तुम्हारे अशोक भैया को कहाँ टाइम है कि दो बात करें। फोन ना हुआ, मेरी सौतन हो गई। बस फोन पर बात करते करते नाश्ता किया उन्होंने और निकल गए, एक शब्द नहीं बोले। जाने दीजिए ना भाभी, मन छोटा मत कीजिए। रात को आराम से बैठेंगे ना तब बात कीजिएगा। चलिए अब हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। स्नेहा और प्रिया जैसे ही नाश्ता करने बैठी, अभी उन्होंने एक निवाला मुंह में लिया था कि कमली आ गई। अरे भाभी, मेरे को जल्दी जल्दी काम करके जाने का है, फटाफट बर्तन खाली करके दो। तू जब भी आती है ऐसे घोड़े पर सवार होकर क्यों आती है? नाश्ता करके कर रहे हैं हम किचन का काम। अरे भाभी, आपकी तरह आराम से बैठकर नाश्ता करना मेरे नसीब में नहीं है। मैं तो 4 घर काम करेगी तभी अपना और अपने बच्चों का पेट पालेगी। सारा दिन आपके घर में तो नहीं रह सकती मैं। अच्छा, अब ज्यादा डायलॉग मत मार। एक काम कर, पूरे घर में झाड़ू लगा, तब तक हम देते हैं बर्तन। हाँ तो ऐसे बोलने का ना, मैं अभी झाड़ू मार के आती है। फटाफट नाश्ता करो, चलो। इसका क्या, ये तो अभी 10 मिनट में आ जाएगी। फटाफट नाश्ता करते हैं भाभी, फिर किचन का काम करते हैं। फ्रिज में भी काफी बर्तन पड़े हैं, सब खाली कर कर दे देते हैं धोने के लिए। हाँ स्नेहा, तू सही कह रही है। एक बार काम करके चली गई तो फिर बाकी काम हमें ही करना पड़ेगा। सब खाली करके करवा लेते हैं। और इस तरह स्नेहा और प्रिया ने भी चैन से नाश्ता नहीं किया। फटाफट नाश्ता किया और काम में जुट गई। ये इस घर की रोज की कहानी थी। सुबह सुबह इस घर में ऐसे ही अफरा तफरी मची रहती थी। कोई भी सुबह इत्मीनान से बैठकर 2 निवाले नहीं खा पाता था। ऐसी ही शाम हुई। अब खाना बनाने प्रिया रसोई में थी। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हैं आप? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं, बस दाल मखनी, पुलाव, रोटी और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। वाह भाभी, तभी कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? लेकिन भाभी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप रात को जो भी बना देती है ना, सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसा भी मत बोलो स्नेहा, तुम्हारे कहने के हिसाब से तो मतलब मैं कुछ भी अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि नाश्ते में मैं भी उतनी ही मेहनत करती हूँ, उतनी ही प्यार से खाना बनाती हूँ सबके लिए, पर किसी को पसंद क्यों नहीं आता। तभी करुणा रसोई में आई और कहा, स्नेहा तुम बेवजह परेशान हो रही हो। थोड़ा सा सोचोगी तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों उनको सुबह के खाने से अच्छा रात का खाना लगता है। और प्रिया, सब लोग आ गए, खाना जरा जल्दी बनाओ, सबको भूख लगी होगी। जी मम्मी जी, बस बन ही गया है, रोटियां बनाकर लाती हूँ। लाइए भाभी, रोटी मैं बेल देती हूँ, आप सेक लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर टेबल पर खाना लगा देंगे। हाँ ठीक है, दोनों साथ करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। बाकी सब तो बन ही चुका है। अब दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर रोटियां बनाई, फिर टेबल पर सारा खाना लगा दिया। सभी खाना खाने बैठ गए। वाह भाभी, क्या जबरदस्त खाना बनाया आपने। सच बताऊं तो सुबह तो बस ऐसे ही लगता है घास फूस खा रहे हो, पर रात का खाना एकदम टेस्टी और मजेदार। सही कह रही हो, सुबह तो जैसे जबरदस्ती खाना गले से उतारना पड़ता है, लेकिन भाभी रात को खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अशोक भैया, आपकी डील का क्या हुआ, हुई कि नहीं? हाँ मैं कल रात में ना बड़ी टेंशन थी, फाइनली वो डील हो गई। पूजा, कॉलेज कैसा चल रहा है? पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो ना? प्रिया, जरा दाल मखनी देना। दाल मखनी लाजवाब बनी है भाई। हाँ भैया, पढ़ाई तो चल रही है, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। मम्मी, पुलाव खाकर मजा आ गया। हाँ, सुबह जो आपने टिफिन में चीज सैंडविच दी थी वो खाकर मजा नहीं आया। मैंने आधी खाई, बाकी आधी टिफिन में वापस लेकर आया। ये क्या बात हुई चिंटू? टिफिन पूरा खाना चाहिए ना, आगे से टिफिन पूरा कंप्लीट करना। अरे बच्चों को क्यों डांट रही हो? नहीं मन किया होगा तो नहीं खाया होगा। अभी तो आराम से खाना खा रहे हैं ना, देखो कितना खुश है। हाँ मम्मी, अभी खाना बहुत टेस्टी है। इस तरह सबने खाना कंप्लीट किया और अपने अपने कमरे में चले गए।
प्रिया और स्नेहा सबके जाने के बाद टेबल साफ कर रहे थे, तभी स्नेहा ने कहा, देखा भाभी, मैं कितने भी मन से सुबह का खाना बनाऊं, अलग अलग डिशेस सोच के ट्राई करती रहती हूँ कि आज तो सबको पसंद आएगा, पर नहीं, किसी को भी सुबह का खाना अच्छा ही नहीं लगता। देखा नहीं पूजा दीदी ने कैसे कहा, सुबह का खाना तो बस घास फूस लगता है इनको। अरे स्नेहा, ऐसे ही कह दिया होगा, तो ज्यादा दिल पर मत ले बातों को। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ही बताइए, मैं खाने में ऐसा क्या डालूं जो उन्हें खाना अच्छा लगे? आप कुछ टिप्स दीजिए ना। आपके हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा, मैं भी खाने में वही डालती हूँ जो तुम डालती हो, वही मसाले, वही प्याज, वही सब कुछ। फिर भी सबको मेरे हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ। वैसे तुम भी खाना बुरा नहीं बनाती हो, अच्छा ही बनाती हो। फिर इनको अच्छा क्यों नहीं लगता मेरे हाथ का खाना? आखिर क्यों? इनकी बातें करुणा चुपचाप सुन रही थी। अब करुणा उनके पास आई और कहा, ये सब क्या लगा रखा है? मेरा खाना अच्छा नहीं लगता, उसका खाना अच्छा है, ये सब क्या है? अरे मम्मी जी, इसे लगता है कि इसका खाना किसी को अच्छा क्यों नहीं लगता और मेरा खाना अच्छा क्यों लगता है। ऐसे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक काम करो, कल से तुम लोग अदला बदली कर लो। प्रिया, कल से तुम सुबह का खाना बनाओगी और स्नेहा तुम रात का। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह प्रिया रसोई में खड़ी चाय बनाते हुए सोच रही थी, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देती हूँ। आलू के पराठे सबको वैसे ही बहुत पसंद है। आज तो सबको नाश्ते में भी मेरे हाथ का जादू मिल जाएगा। अरे प्रिया, जल्दी से चाय पिला दे, फिर फटाफट नाश्ता बना, सबको जाना भी है। अभी सभी आकर जल्दी बचाएंगे। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय, मैं बस अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तभी वहाँ स्नेहा आई। भाभी, किचन में आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं स्नेहा, वो मैं कर लूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस आलू के पराठे बनाने हैं, वो तो मैं बना दूंगी। तुम जाकर चिंटू और विकी को स्कूल के लिए रेडी कर दो ना। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। अब स्नेहा ने बच्चों को तैयार कर दिया और प्रिया नाश्ते के आलू के पराठे बना रही थी, तभी पूजा आई। भाभी जल्दी नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। हाँ दीदी, ये लीजिए पराठे। आज तो पराठे प्रिया भाभी ने बनाए हैं। ये पराठे इतने गर्म है कि इसे खाने में टाइम लग जाएगा, मजा ही नहीं आ रहा खाकर। तभी बाकी सब भी आ गए नाश्ता करने। मेरा टिफिन मत देना, टिफिन में आलू के पराठे मुझे अच्छे नहीं लगते। 9 बज चुके हैं, ये पराठे मैं गाड़ी में ही खा लूंगा, बाय। अब जैसा भी ये नाश्ता खाना तो पड़ेगा ही। और अशोक तो रोज फोन पर बात करते करते ही नाश्ता करता था। हाँ जी, बस 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। आप आइए ना हमारे ऑफिस, बैठ के बातें करते हैं। भैया, एक पराठा और ले आओ। आप समझिए ना बात को, कल मेरा स्टाफ आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया, पर आज श्योर आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ये सब क्या नाश्ता बनाते हो तुम लोग? और फिर अशोक भी नाश्ता करके चला गया। विक्की, चिंटू ने भी मन मार कर रूस की तरह नाश्ता किया और स्कूल चले गए। तब करुणा ने कहा, देख लो प्रिया, आज क्या हुआ तुम्हारे हाथ का जादू है? खैर जाने दो, तुम एक काम करो, अब सब चले गए हैं, मुझे भी नाश्ता दे दो और तुम दोनों भी अपना नाश्ता लेकर आ जाओ। हाँ देखिए तो मम्मी जी रोज मेरे खाने की कैसे तारीफ करते हैं, और आज कैसे नाक मुंह सिकुड़कर खा कर गए सबके सब। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ये लीजिए भाभी, मैंने सबकी प्लेट लगा ली है, चलिए नाश्ता करते हैं। अब जैसे ही वो लोग नाश्ता करने बैठे, वैसे ही रोज की तरह कमलिया पहुंची। ये आप लोग का ना रोज का हो गया है, मैं आती है और आप लोग खाना खाते, फिर मेरे को 4 बात सुनाते। मैं पहले ही बता देती, अगर ऐसा चला ना तो मैं काम नहीं करेगी आपकी इधर। अरे ऐसा मत करना मेरी अम्मा, तेरे बिना तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अरे कमली, क्यों गुस्सा होती है? ले आ जा, तू भी पराठे खा ले। ये पराठे आप ही खाओ भाभी, मैं पराठे नहीं खाती है। एक्चुअली क्या है ना, मैं डाइटिंग पर है, मेरे को भी कटरीना कैफ जैसा दिखने का है। लो जी, इसे भी हीरोइन बनना है। अरे कमली, तू एक काम कर, तू पहले सफाई कर, हम आते हैं अभी। और हाँ कमली, तू तो मुझे साइड से थोड़ी थोड़ी कैटरीना कैफ जैसे दिखने भी लगी है। आई ना भाभी, मेरे को लगा ही आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी सफाई करके आती है, आप नाश्ता कर लो फटाफट। वाह प्रिया बेटा, कमली से अपना काम निकलवाने के लिए तूने उसे क्या खूब मक्खन लगाया है। क्या करे मम्मी जी, ये कमली अगर काम छोड़ देगी ना तो बड़ी आफत आ जाएगी। चल स्नेहा, फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर काम करते हैं, नहीं तो फिर से इस कमली का टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा। अब उन दोनों ने भी जल्दबाजी में नाश्ता किया और फिर काम में जुट गई। जल्दी जल्दी में उन्हें भी पराठे का कोई स्वाद समझ में नहीं आया। ऐसे ही शाम हुई। आज स्नेहा शाम का खाना बना रही थी। स्नेहा ने बड़े प्यार से रात का खाना बनाया। सभी खाना खाने आए। अरे बड़ी भूख लगी, आज सुबह तो कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला, अब आराम से खाना खाऊंगा। हाँ भैया, समझती हूँ, अभी आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है ना।
ये पनीर की सब्जी लीजिए ना, बड़ी टेस्टी बनी है। मैं ऐसा लग रहा है बस खाती जाऊं। खाना तो बहुत अच्छा बना है स्नेहा, तुम भी खाना अच्छा ही बना लेती हो। पर हाँ, आज सुबह प्रिया भाभी ने नाश्ता कुछ खास नहीं बनाया था। हाँ भैया, पराठे गरम भी थे और मुझे जल्दी थी, मुझे तो कुछ स्वाद ही नहीं आया, बस पेट भरने के लिए खा लिए थे। भाई सच में अभी का खाना तो लाजवाब बना है, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। ऐसा लग रहा है सुबह से अभी तक की थकान उतर गई हो। चाची, ऐसा खाना रोज बनाना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें सुबह का खाना क्यों अच्छा नहीं लगता है और रात को इतना अच्छा क्यों लगता है? ये तो खाना बनाने वाले के ऊपर है ना, हमें क्या पता। नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। वरना आज तो जो सुबह खाना बनाती थी उसी ने रात को खाना बनाया है, और जो रात को खाना बनाती थी उसने सुबह बनाया है। फिर भी तुम्हें सुबह का खाना अच्छा नहीं लगा और रात का खाना बड़े मजे से खा रहे हो। हाँ, ये बात तो नोटिस करने लायक है। मेरे खाने की इन्होंने कभी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैं सुबह खाना बनाती थी, और आज मैंने रात को खाना बनाया है तो सब चटकारे लेकर खा रहे हैं। हाँ देखो, और बरसों से मेरे खाने की तारीफ करने वाले आज मेरे ही खाने को बोल रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि सुबह इन्हें हड़बड़ी होती है, इसीलिए ये हड़बड़ी में खाते हैं और निकल जाते हैं। इन्हें कुछ स्वाद ही नहीं आता। आराम से बैठकर ये रात को खाना खाते हैं, इसीलिए इन्हें रात का खाना अच्छा लगता है। और पूरा परिवार जब साथ बैठकर आराम से खाना खाता है ना, तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। हाँ मम्मी, बात तो सही है। मतलब मेरी दोनों भाभियां ही खाना अच्छा बनाती है, बस हमें सुबह के खाने से अच्छा रात का खाना लगता है, क्योंकि हम सब साथ में बैठकर आराम से रात का खाना खाते हैं। लगता है आप सब समझ गए। प्रिया और स्नेहा, तुम दोनों भी कभी इस बात पर अब अफसोस नहीं करोगे ना? नहीं मम्मी जी, अब हमें समझ में आ गया है। बल्कि मुझे तो लगता है अब हम दोनों ही सुबह और शाम का खाना साथ में मिलकर बनाएंगे। हाँ, साथ में मिलकर खाना बनाएंगे और ढेर सारे गप्पे मारेंगे। और हम भी आज के बाद किसी के खाने को भला बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलती हमारी है, खाना बनाने वाली की नहीं है। हाँ, ये दोनों तो कितनी मेहनत करके खाना बनाते हैं, और हम अपनी हड़बड़ी में उनके खाने में नुक्स निकाल देते हैं। चलो, अब सब ठीक हो गया। आज के बाद कोई भी खाने को लेकर परेशान नहीं होगा, ना ही स्नेहा और ना ही प्रिया में कहा सुनी होगी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस तरह पूरे परिवार ने हंसी खुशी रात का खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। करुणा के घर में वैसे अभी भी कुछ नहीं बदला था, वही सुबह की हड़बड़ी, वही रात को चैन से बैठकर साथ में खाना खाना। हाँ, बदली थी तो बस एक ही चीज कि अब कोई सुबह के खाने की बुराई नहीं करता था। अंकित बेटा, रक्षाबंधन आ रहा है, तुम्हारी बुआ के लिए कपड़े लेने हैं, जरा 5,000 तो देना। ठीक है पापा, मैं ऑफिस से आते हुए कैश करा लाऊंगा, आप जाकर शॉपिंग कर लेना। बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले आना, क्योंकि बुआ जी को नेक शगुन भी तो देना होता है। ठीक है मम्मी, आप जितना कहोगी मैं ले आऊंगा। तभी पीछे से रिया आवाज लगाती है, अरे ये क्या कर रहे हो आप? बुआ जी पर इतने पैसे खर्च करेंगी क्या? रिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे हमारी भी तो ननद है ना, हम बुआ जी पर इतने पैसे खर्च करेंगे तो उन्हें भी तो कुछ देना होगा ना। रिया की शादी हुए 1 महीना हुआ है, उसने अभी से पूरा घर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर लिया है। उसका पति महीने के 50,000 कमाता है, मगर रिया चाहती है कि वो अपने माँ बाप को पैसे ना दे। रिया, तुम फालतू में सोच रही हो। मैं महीने में 50,000 कमाता हूँ, कम नहीं पड़ेंगे। अरे फिर भी अगर हम ऐसे ही महीने के पैसे महीने में उड़ा देंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचाएंगे? तो तुम क्या कहना चाहती हो? क्या करूं मैं? क्या पापा को बुआ के लिए पैसे ना दूं? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। बस बुआ जी पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ननद पर खर्च करूंगी ना। रिया ने बात ऐसे कही कि अंकित को बुरा भी नहीं लगा और उसका काम भी हो गया। अंकित को रिया की बात समझ में आ जाती है। अंकित बेटा, ले आए तुम पैसे? हमें मार्केट जाना है, आज बहुत काम है, त्योहार सर पर है ना। पापा, मैं कह रहा था कि बुआ जी के लिए शॉपिंग करने की क्या जरूरत है, हम उन्हें पैसे दे ही देंगे ना। बेटा पैसे, मगर उनके लिए सूट भी तो चाहिए। सासू माँ, सूट हम अपनी ननद के लिए खरीदने गए या बुआ जी के लिए? चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। रिया का प्लान काम कर गया। अब अंकित सीधे अपने माँ बाप को पैसे नहीं देता, बल्कि रिया को देता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ऐसा कर, आज शाही पनीर बना ले, बहुत दिन हो गए खाए। मम्मी जी, रोज रोज पनीर खाएंगे तो घर कैसे चलेगा? रिया की बातें सुनकर सुषमा हैरान हो जाती है, मगर कुछ नहीं कहती। रिया बेटा, तुमने रक्षाबंधन में तो जो किया सो किया, लेकिन भाई दूज पर अपना दिल खोल कर रखना। दिल खोल कर रखना? कहना क्या चाहती हूँ मम्मी जी आप? तो अच्छे से जानती है मैं क्या कह रही हूँ।
नहीं नहीं, फिर भी आप समझा दीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ इस बार सीमा के लिए अच्छी साड़ी ले आना। सीमा तो तुम्हारी ननद है ना, उस पर तो खर्च कर सकती हो। हाँ मम्मी जी, खर्च क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन बजट तो देखिए, इतनी महंगी चीजें कहाँ तक। सुषमा देवी के चेहरे पर हल्की नाराजगी आ जाती है। मेरा बेटा खूब कमाता है, वो अपनी बहन के लिए एक महंगी साड़ी नहीं खरीद सकता क्या? तभी पीछे से अंकित आता है। अरे सास बहू में क्या बहस चल रही है? तुम्हारी पत्नी ने पूरे पैसों पर कंट्रोल कर रखा है। अरे मम्मी आप टेंशन ना लो, मैं सब देख लूंगा। सुषमा भारी दिल लेकर वहां से चली जाती है और रिया खुश हो रही थी कि सासू माँ अब तो आपका राज गया। अरे बेटा कहाँ बिजी रहती हो, लगता है माँ को तो भूल ही गई। अरे नहीं माँ, कहाँ, बस यही घर के काम। क्या तुम्हारी सास एक काम नहीं करती, सारे काम तुमसे ही करवाती है क्या बेटा? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, वो तो बस हर वक्त पैसे मांगती रहती है। अंकित सारी सैलरी लाकर उनके हाथ में देता है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, अगर ऐसा हो जाए तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। वैसे तुम्हारी सास है बड़ी खर्चीली, देखो ना महीने में 10-10 हजार खर्च कर ही देती है। रिया अपनी माँ से सास की खूब बुराई करती है। पीछे से सुषमा बातें सुन रही थी मगर कुछ नहीं कहती, क्योंकि घर में कलेश हो जाता। देख बेटा, मैंने भी ना अपने मायके से एक पैसा नहीं लिया, खुद घर चलाया। देख ले, तू भी सावधान रहना। अंकित बेटा, आज मुझे तेरी माँ को अस्पताल ले जाना है चेकअप कराने के लिए। पापा कौन सा चेकअप? पिछली बार तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई थी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने थोड़ी प्रॉब्लम तो बताई थी, उसके लिए ही मेडिसिन लेकर आना है। अरे पापा, डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए ये सब बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं पापा, अगर आपको अस्पताल जाना है तो आप चले जाओ। बताओ कितने पैसे दूं? यही कोई 5,000। ठीक है पापा, और जरूरत पड़े तो बता देना। सुषमा और रामलाल रिया की सारी चालाकी जानते हैं, लेकिन अंकित हमेशा उनका साथ देता है, इसलिए वे कुछ नहीं कहते। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको कहा था ना मम्मी पापा के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। रिया, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी शॉपिंग करनी है। आप सारे पैसे इन्हीं पर लुटाते रहते हो। ठीक है बाबा, तुम भी कर लेना शॉपिंग बस। माँ बाप को पैसे देने के बदले में रिया शॉपिंग की कंडीशन लगा देती है। आप मेरे साथ आओगे शॉपिंग करने या मैं अकेले चली जाऊं? अरे नहीं यार, तुम चली जाओ ना, आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अकेले चली जाऊंगी तो कुछ भी खरीद सकती हूँ। ठीक है मैं चली जाऊंगी। रिया ने अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद ली, हैंडबैग भी लिया। आ गए बेटा तुम बाजार से? हाँ मम्मी जी। देखो तो भाई, क्या लेकर आई तुम खरीद के? अरे कुछ नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने कहा था अपने लिए जाकर ड्रेस खरीद लेना। अच्छा, बड़ी प्यारी ड्रेस है, महंगी होगी नहीं? तुम अपनी ननद के लिए भी ऐसे ले आती तो। इस ड्रेस के पैसे मेरी मम्मी ने दिए सासू माँ, अगर आप भी मुझे पैसे दे दे तो मैं दीदी के लिए कपड़े ले आऊंगी। सुषमा को पता है रिया ने उनके खर्च को काट कर ये शॉपिंग की है, मगर फिर भी वो अपनी माँ का नाम ले रही है। बेटा हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तुम्हारा भाई ही तुम्हारी माँ को पैसे देता होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रही है। सच सुनकर रिया मुंह बना लेती है और वहां से चली जाती है। शाम को अंकित घर आता है। देखो मैं अपने लिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस और हैंडबैग लेकर आई हूँ, और ये मेकअप किट देखो ना कितनी प्यारी है। अरे रिया, सब अच्छा है, लेकिन मुझे तो बस तुम्हें देखकर ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो है, शॉपिंग करना हर लड़की की पहली पसंद होती है। चलो, बीवी खुश तो घर खुश। रात का सीन। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, आज महीने का आखिरी हफ्ता है ना, तो मैं खर्च जोड़ रहा था। अच्छा, तो क्या हम इस महीने में कुछ पैसे बचा पाए? अरे बचाना तो दूर, एक खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है मेरी इतनी सैलरी में। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अब मुझे पैसे दिया करें, अगर मम्मी पापा को जरूरत होगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। अंकित को पता है कि इस बार ज्यादा खर्च रिया की शॉपिंग की वजह से हुआ है, ना कि माँ बाप की वजह से, लेकिन वो घर में लड़ाई नहीं चाहता। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कुछ दिनों बाद। अंकित बेटा आ गए, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस का काम? कुछ नहीं पापा, बहुत सारा काम होता है दिन भर, मैं तो थक ही जाता हूँ। हाँ, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है और फिर भी कुछ बचा नहीं पाता। अंकित पहले ही पैसों का रोना रो रहा है, जबकि रामलाल को भाई दूज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे सुषमा, इसने तो मांगने से पहले ही मना कर दिया, अब हम अपनी बेटी के लिए गिफ्ट कैसे लाएंगे? अरे इस महीने पैसे नहीं बचे तो क्या हुआ, अगले महीने तो पैसे आएंगे ही ना। तुम भी कैसी बातें करती हो,
अगले महीने पैसों का हम क्या करेंगे? भाई दूज तो इस बार है ना। आप समझे नहीं, मैं ये कह रही थी आप अपने दोस्त से पैसे उधार ले लो, अगले महीने जब अंकित देगा तो लौटा देना। सही कह रही हो तुम। ऐसे हमारी बेटी भी निराश नहीं होगी, हम उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सुषमा और रामलाल को पैसे उधार लेने पड़ते हैं, लेकिन रिया के खर्चे में कोई कमी नहीं आती। भाई दूज का दिन। बड़े भैया आ गए आप, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मेरे लिए क्या लाए हो? बहन तेरी पसंद की हर चीज है। भैया को मेरी पसंद याद है। मेरी इकलौती बहन है, मैं इसकी पसंद कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ये तो है। रिया के घर से उसके लिए बहुत अच्छे कपड़े, गिफ्ट और खाने पीने की ढेर सारी चीजें आई है। सुषमा ये सब देखकर मन में सोचती है, मेरे बेटे के लिए तो ये एक साड़ी तक खरीदने नहीं गई। अंकित के माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए भाई दूज पर अच्छा सामान भिजवाते हैं, मगर वो उधार के पैसों का होता है। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी मैं कह रही थी कि मुझे घर पर जाए बहुत दिन हो गया, क्यों ना मैं अपने भाई के साथ चली जाऊं? हाँ बेटा, जब तुम्हारा मन कर रहा है तो चली जाओ, अंकित से पूछ लेना। अरे मम्मी जी उनसे पहले ही पूछ लिया है, बस आपकी परमिशन बाकी थी। ठीक है बेटा, चली जाओ और जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर पर मन नहीं लगता। रिया अपने मायके जा रही है, लेकिन उसे इस बात का डर है कहीं अंकित पीछे से इन्हें पैसे ना दे दे। रिया के मायके में आ गई मेरी प्यारी बेटी, कितने दिनों बाद मिली है। मैं आपके पास पूरे 3 दिन रुकने वाली हूँ माँ। बस 3 दिन? 3 दिन में तो मेरा मन ही नहीं भरेगा। अरे माँ, मुझे अपना ससुराल भी तो संभालना है। हाँ, मेरी बहन जिम्मेदार हो गई है। सब लोग बैठकर गपशप करते हैं और चाय के साथ पकोड़े खाते हैं। मॉम, ये पकोड़े ना बहुत टेस्टी बना, आपने बनाया क्या? अरे मैं क्यों बनाऊंगी भला, तेरी भाभी ही तो हुई है काम करने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, भाभी कहाँ है? मैं तो उनसे मिली ही नहीं। थोड़ी देर बाद, अरे दीदी कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ भाभी, आप बताइए कैसी हो? दीदी मैं भी अच्छी हूँ। भाभी आपके घर से कोई आया नहीं क्या? हाँ, मेरे भैया भाभी आए थे, चले गए। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो ना भाभी, हमारे साथ चाय पियो, आज हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं और बैठकर बातें कर रहे हैं। ममता बाहर चली जाती है। अरे भाभी, इतना अच्छा सामान किसका रखा हुआ है? ये आपकी मायके से आया है क्या? नहीं नहीं दीदी, ये तो मामा जी लेकर आए हैं मम्मी के लिए। मामा जी इतना अच्छा सूट लाए? और नहीं तो क्या, मामा जी तो मम्मी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, एकदम मॉडर्न और महंगी। रिया को पछतावा हो रहा है। वो सोच रही है कि मामा मम्मी के लिए आज इतनी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन मैं तो अपने सास ससुर को बुआ जी के लिए कुछ लेने ही नहीं देती। दीदी किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कितनी अच्छी चीजें लाते हैं ना मामा जी, आज भी मम्मी का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, वो तो है ही, बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर साल में 2 ही तो त्योहार आते हैं, उनमें खर्चे से क्या डरना। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। भैया भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आए थे, मम्मी ने खरीदी होंगी ना? ना दीदी, मम्मी ने कुछ नहीं खरीदा, मैं खुद लेकर आई थी। हाँ, पैसे मम्मी ने दिए थे। पैसे मम्मी ने दिए थे मतलब? सोनू सैलरी आपको नहीं देता? दीदी, घर में बड़े हैं, घर चलाने वाले, मुझे पैसों की क्या जरूरत। ये कहते सोनिया चुप हो जाती है। भाभी आप सही बात बताइए ना। वो क्या है ना दीदी, आपके भैया सारे पैसे मम्मी को दे देते हैं, मम्मी जी अपने हिसाब से ही घर चलाती हैं। और फिर आपके घर से फोन उठाने पर क्या आपको पैसे मम्मी से मांगने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो हर चीज के लिए मम्मी जी ही देती है पैसे। रिया सोचती है कि मम्मी उसे आज तक कितनी गलत शिक्षा दे रही थी। वो खुद तो घर की मालकिन बन बैठी है और चाहती है कि मैं अपने सास ससुर को 1 रुपया भी ना दूं। अरे रिया, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? तुम तो परसों जाने वाली थी ना? हाँ मम्मी, जाने वाली थी, लेकिन घर पर दीदी रुक गई है। मैं यहाँ पर आकर बैठ गई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? वो अपने मायके आई है, तू अपने मायके। तो घर पर मैं होनी चाहिए ना, वो मेरा बहुत मान रखती है, मुझे भी उनकी कदर करनी चाहिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, जब आपकी ननद चली जाए तब आप मिलने जरूर आना। हाँ भाभी, ऐसा ही करूंगी। मन से नाराजगी जताते हुए रिया अपने ससुराल वापस आ जाती है। अरे रिया बेटा, तुम आ गई? तुम अकेली ही हो? अंकित नहीं आया तुम्हें लेने? नहीं माँ जी, वो ऑफिस में थोड़ा बिजी थे ना, तो भाई मुझे छोड़कर गया। सुषमा सोचती है, अंकित तो मेरी बेटी को कभी छोड़ने नहीं जाता, इसके भाई कितने अच्छे हैं। मम्मी जी कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं बेटा, आओ अंदर चलो, सीमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी आ गई आप? मेरा आपके बिना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था।
अरे दीदी, मैं इसीलिए तो आई हूँ। दोनों ननद भाभी बैठकर खूब गपशप करती हैं। दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज वही बनेगा जो आपको पसंद है। प्लीज अपनी फेवरेट डिश बताइए। ये सब देखकर सुषमा बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, लगता है इस बार तो ममता जी ने रिया को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर भेजा है। थोड़ी देर बाद अंकित घर आता है। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई? लगता है तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगा होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरी भाभी है ही इतनी सुंदर और प्यारी, इनके बिना घर में रौनक ही नहीं है। क्या बात है, आज तो ननद भाभी में बहुत प्यार हो रहा है। अरे नजर मत लगाइए आप। आज सुषमा बहुत खुश है क्योंकि रिया उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है और उसके मनपसंद खाने की चीजें भी बना रही है। वो मैं कह रही थी कि आपकी सैलरी आ गई होगी ना? हाँ, सैलरी तो आ गई। क्या हुआ, तुम्हें शॉपिंग करनी है क्या? नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर तुम्हें किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए? नहीं, मुझे अपने लिए पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे पैसे तुम्हारी तो पैसे है, तुम जो चाहो करो। नहीं, आपके पैसों पर माँ बाप का हक भी तो है और आपकी बहन का भी। हाँ वो तो है। तो आप मम्मी पापा को पहले की तरह 10,000 हर महीने दे देना। वो छोटे छोटे खर्चों के लिए हमसे पैसे मांगे अच्छा नहीं लगता। रिया की होशियारी भरी बातें सुनकर अंकित सोच में पड़ जाता है और कहता है, मेरी जान, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पापा, मैं कह रहा था मेरी सैलरी आ गई है। अच्छी बात है बेटा, तो अपने जरूरी खर्चे पूरे कर लेना और बाकी पैसे बचाने की कोशिश करना। पापा, वो सब तो होता रहेगा। ये लीजिए 10,000 रुपए, आपको भी तो जरूरत होगी ना। रामलाल की आंखों में पानी आ जाता है। अरे पापा, आप तो इमोशनल हो गए। आज तक आपने मुझे पाला है तो ये तो मेरा फर्ज है। पापा जी, मम्मी जी, सॉरी, इन पैसों पर मुझसे पहले आपका हक है। रिया ने आज एक अच्छी बहू होने का फर्ज अदा किया है। सुषमा रिया को गले लगा लेती है। घर में खुशी का माहौल है। अरे दीदी, कहाँ रह गई आप? हम शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। बस भाभी अभी आई। इतने में फोन की घंटी बजती है। रिया फोन उठाती है। बेटा, तुम कौन सी भाग दौड़ में पड़ गई हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। अरे वारी जाऊं, इतना अच्छा दामाद मिला है मुझे। मेरी बेटी के सारे नखरे उठाता है। अरे मम्मी, मैं अपने लिए शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ। तो फिर? मैं सीमा दीदी के लिए कुछ कपड़े और गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही हूँ। अरे पगला गई हो क्या? सारे पैसे इनके ऊपर खर्च कर दोगी तो अपने लिए क्या बचाओगी? अरे मम्मी, गिफ्ट और कपड़े देने से प्यार बढ़ता है, पैसों का क्या है, वो तो हर महीना आते हैं। रिया माँ की बात मानने से मना कर देती है और फोन रखकर अपनी ननद के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। मम्मी जी, कहाँ हो आप? देखो हम सब क्या लेकर आए हैं। अरे यही हूँ बेटा, आ गए तुम लोग। पहले तुम्हारे लिए चाय बना दूं। मम्मी जी, मेरे होते हुए आप चाय क्यों बनाएंगी? आप हमारी शॉपिंग देखो, मैं हम सबके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ तब तक। जैसे ही सुषमा शॉपिंग देखती है बहुत खुश हो जाती है। रिया ने सीमा को महंगी महंगी साड़ियां दिलवाई है और सुषमा और रामलाल के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। मम्मी, भाभी तो बहुत अच्छी है। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। हाँ बेटा, रिया बहुत साफ मन की लड़की है। शुरुआत में रिया ने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सुषमा ने इसका जिक्र कभी भी सीमा के सामने नहीं किया। थोड़ी देर में रिया चाय लेकर आती है। इतने में अंकित ऑफिस से आता है। शॉपिंग देखकर वो भी खुश हो जाता है और कहता है, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी माँ, बहन और पापा का कितना ख्याल रखती है।